नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी राजेंद्र मिश्रा महाविद्यालय सहरसा में समाजशास्त्र की सहायक प्राध्यापिका हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को वैज्ञानिक पद्धति के चरण यानी स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की चर्चा करूँगी। यह व्याख्यान BA पार्ट 2 समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति के चरण। कोई वैज्ञानिक प्रयास अव्यवस्थित नहीं होता। क्रमबद्धता तथा वैज्ञानिकता के कारण के लिए किसी भी अध्ययन को कुछ विशेष स्तरों में से गुजरना आवश्यक होता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि एक वैज्ञानिक अपने चिंतन और व्यवहार में जिन प्रक्रियाओं को उपयोग में लाता है उसी को सोपान अथवा चरण कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा व्यवस्थित रूप से कार्य करने तथा अपनी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ निश्चित स्तरों के द्वारा तथ्यों का संग्रह करके उनका समुचित विश्लेषण किया जाए। लुंडबर्ग का कथन है कि व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या करना है। अर्थात लुंडबर्ग ने कहा है कि broadly speaking, scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data. इस कथन के आधार पर लुंडबर्ग के वैज्ञानिक पद्धति के 4 प्रमुख उल्लेख किया है। एक, कार्यशील परिकल्पना का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। दूसरा, तथ्यों का अवलोकन तथा आलेखन यानी ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तीसरा, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन यानी क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। चौथा, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। PV यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण प्रमुख हैं। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी अध्ययन से संबंधित समस्या का निर्धारण। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस यानी एक कार्यशील परिकल्पना का निर्माण करना। तीसरा, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स यानी वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा समस्या का अवलोकन तथा उनकी खोज। चौथा, एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा प्राप्त तथ्यों का व्यवस्थित आलेखन। पांचवा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी तथ्यों का विभिन्न क्रमों और श्रेणियों में वर्गीकरण। छठा, साइंटिफिक जनरलाइजेशन यानी वैज्ञानिक सामान्यीकरण। उपर्युक्त चरणों के अतिरिक्त अनेक दूसरे विद्वानों ने भी वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया। वास्तविकता यह है कि यह मतभेद वैज्ञानिक पद्धति के चरणों से संबंधित नहीं है बल्कि सुविधा तथा उसके विस्तार से संबंधित है। वैज्ञानिक पद्धति को एक सार्वभौमिक पद्धति है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इस पद्धति से संबंधित उन सभी चरणों का विश्लेषण किया जाए जिसके द्वारा किसी समस्या से संबंधित वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सके। यहाँ हम वैज्ञानिक पद्धति के निम्नलिखित 9 चरणों की चर्चा करेंगे। पहला, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या का चुनाव। गुडे तथा हार्ट का कथन है कि किसी भी अध्ययन से संबंधित समग्र यानी यूनिवर्स में बहुत सी घटनाओं का समावेश होता है, परंतु विज्ञान उनमें से कुछ घटनाओं तक ही अपने को सीमित रखता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता सर्वप्रथम अध्ययन के लिए एक विशिष्ट समस्या का चुनाव करता है। समस्या के प्रति अध्ययनकर्ता को
अध्ययनकर्ता की जागरूकता, सूक्ष्म अवलोकन और समाधान को ढूंढने की जिज्ञासा जितनी अधिक होती है, समस्या का चयन उतने ही अच्छे ढंग से हो जाता है। यह समस्या इस अर्थ में व्यवहारिक होती है कि इसके अध्ययन से न केवल कुछ विशेष दशाओं के कार्य कारण संबंध को ही समझा जा सकता है, बल्कि ऐसा अध्ययन संपूर्ण समाज के लिए भी उपयोगी होता है। आरंभिक स्तर पर समस्या का चुनाव उससे संबंधित साहित्य और वर्तमान सूचनाओं के आधार पर होता है। यद्यपि इसके लिए घटनाओं का स्वयं भी पूर्ण अवलोकन करना आवश्यक समझा जाता है। दूसरा, एसरटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का निर्धारण। वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा चरण समस्या के अध्ययन से संबंधित उद्देश्यों का निर्माण करना है। ये उद्देश्य दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट। साधारणतया सामान्य उद्देश्य जन सामान्य के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान के संवर्धन में सहायक होते हैं। ये उद्देश्य जितने अधिक स्पष्ट होते हैं, उन पर आधारित अध्ययन भी उतना ही अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक होता है। तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात अध्ययन से संबंधित कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना अध्ययन के आरंभ में ही लिया जाने वाला एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा बाद में एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर की जाती है। लुंडबर्ग के अनुसार परिकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष होता है। वास्तविकता यह है कि कोई अध्ययनकर्ता किसी समस्या की जितनी अधिक गहराई तक पहुंच जाता है, उसकी परिकल्पना उतनी ही सरल और स्पष्ट होती है। इसी परिकल्पना के आधार पर अध्ययन को एक निश्चित दिशा और क्षेत्र दे सकना भी संभव हो पाता है। चौथा, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स यानी अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता द्वारा एक ऐसे क्षेत्र का निर्धारण कर लिया जाए जिससे संबंधित रहकर ही विभिन्न सूचनाएं अथवा तथ्य एकत्र किए जा सके। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे अध्ययनकर्ता व्यर्थ की सूचनाओं में भटकने से बच जाए तथा उसकी गतिविधियां पर स्वयं भी एक नियंत्रण लगा रहे। यदि किसी समस्या से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो निदर्शन पद्धति यानी सैंपलिंग के द्वारा इसे सीमित कर लिया जाता है। पांचवा, सिलेक्शन ऑफ स्टडी टूल्स यानी अध्ययन यंत्रों का चुनाव। वैज्ञानिक पद्धति किसी भी अध्ययन के लिए अनुसूचित यंत्रों और उपकरणों के चुनाव पर विशेष बल देती है। इस दृष्टिकोण से अध्ययन के आरंभ में ही शोधकर्ता यह निश्चित कर लेता है कि उसे किन किन उपकरणों तथा प्रविधियों के द्वारा अध्ययन कार्य करना है। इन प्रविधियों का चुनाव सदैव समस्या की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। छठा, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। उपर्युक्त चरण के पश्चात शोधकर्ता द्वारा समस्या से संबंधित इकाइयों का अवलोकन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन अवलोकन से आरंभ होता है तथा प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिकता की एक बड़ी सीमा तक सूक्ष्म अवलोकन पर ही निर्भर होती है। यह अवलोकन चाहे अध्ययन की जाने वाली इकाइयों से दूर रहकर किया जाए अथवा उनका अंग बनकर, लेकिन अवलोकन के बिना वैज्ञानिक पद्धति अधूरी रह जाती है। सातवां, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी तथ्यों का एकत्रीकरण। तथ्यों का एकत्रीकरण वैज्ञानिक पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण लंबा चरण है। इसके अंतर्गत अध्ययन विषय से संबंधित सभी तथ्यों को पक्षपात रहित रूप से एकत्रित करके
करने का प्रयत्न किया जाता है। अध्ययनकर्ता तथ्यों को उसी रूप में देखता है जैसे कि वो वास्तव में है। तथ्यों को एकत्र करने के लिए अध्ययनकर्ता को अपनी व्यक्तिगत धारणाओं तथा विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। इसी विधि से एकत्रित तथ्य विश्वसनीय होते हैं तथा अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। 8वां, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों के संकलन के पश्चात वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त तथ्यों के वर्गीकरण पर विशेष बल देती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य प्रकृति के तथ्यों को एक एक वर्ग में विभाजित कर दिया जाता है। वर्गीकरण ही वह आधार है जिसकी सहायता से विभिन्न घटनाओं द्वारा अथवा दशाओं के बीच तुलना करना और उनके सह संबंध को ज्ञात करना संभव हो पाता है। 9वां और आखिरी, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करने से अध्ययनकर्ता के सामने अनेक निष्कर्ष स्पष्ट होने लगते हैं। यह निष्कर्ष या तो अतीत में दिए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हैं अथवा उनका खंडन करते हैं। यह सामान्य निष्कर्ष ही वह महत्वपूर्ण आधार है जिसकी सहायता से सिद्धांतों का निर्माण होता है। यही कारण है कि अक्सर हम सामान्यीकरण को ही सैद्धांतिकरण भी कह देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के उपर्युक्त चरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशेष विषय वस्तु से नहीं बल्कि वह स्वयं में एक विधि है। जहाँ कहीं भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करके सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं वहीं विज्ञान का निर्माण हो जाता है। इस दृष्टिकोण से विज्ञान कोई भी वह ज्ञान है जो यथार्थ तथ्यों के आधार पर कार्य कारण के संबंधों की व्याख्या करता है तथा ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जिसकी प्रामाणिकता की जांच भी की जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।